This is some important disclaimer on part of Moneyverse team. Please read it carefully before starting the video. So let's. तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू moneybuzzindia.com, वेलकम टू मनीबज़ इंडिया यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट में सबसे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले एक हॉट टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और चलते हैं सीधे अपने पीपीटी पर। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, और जैसा कि आपने सभी ने न्यूज़ में देखा होगा, बिगेस्ट बैंकिंग फेलियर इन 2008 बताया जा रहा है। तो इसके बारे में आसान हिंदी भाषा में हम जानेंगे, फिर उसके बाद में चलेंगे मार्केट के ऊपर, देखेंगे चार्ट्स और फिर देखेंगे स्टॉक में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मार्केट में इस न्यूज़ ने अफरा तफरी मचा रखी है फ्राइडे से, तो सबसे पहले इसको कवर करते हैं कि हो क्या रहा है। आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है यदि आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट है कि हो क्या रहा है, वरना आपको कोई ना कोई न्यूज़ भेजता रहेगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको कवर करते हैं। तो देखिए, एसवीपी बैंक बोलेंगे अब हम इसको, सिलिकॉन वैली बैंक को आगे से, जिससे कि आपको समझने में आसान रहे। तो इसका क्राइसिस कैसे स्टार्ट हुआ यदि उसकी हम बात करें, तो बैंक के जो मेन कस्टमर हैं वो आईटी स्टार्टअप फर्म्स हैं वहाँ पे, जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट करा था एसवीपी बैंक में। उस बैंक ने, एसवीपी ने सेम फंड जो डिपॉजिट में आया था कस्टमर से, उसे इन्वेस्ट करा था यूएस बॉन्ड्स में पिछले कुछ सालों में, जब बॉन्ड यील्ड काफ़ी नीचे थी। यूएस गवर्नमेंट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे और बैंक वाज अर्निंग लेस इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू टुडे इंटरेस्ट रेट। जो आज के इंटरेस्ट रेट्स थे उससे कम बॉन्ड पे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, उन पे बैंक पैसे कमा रहा था, तो वो इंटरेस्ट की इनकम उसकी धीरे धीरे कम हो रही थी। जबकि करंटली इंटरेस्ट के रेट ज़्यादा हैं तो बैंक को ज़्यादा देना पड़ रहा था कस्टमर को। तो यदि यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखेंगे, आप देखेंगे 1 के आसपास ये 2020-21 में चल रहा था, अब ये 3 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, 3.70 है, 4 के आसपास आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बॉन्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो गई थी। यहाँ ये जनरली ऊपर नीचे होता रहता है इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ जाते, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी बैंक को। लेकिन बैंक में हुआ क्या दिक्कत, अब यहाँ से शुरू हुई कि बॉन्ड जो परचेज करे गए थे लॉन्ग टर्म के लिए, हाउ सिचुएशन वर्स, यहाँ से देखेंगे कि सिचुएशन किस तरह से हुई। लिक्विडिटी सक करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, यूएस की इंटरेस्ट बॉन्ड पे बढ़ा दिया गया, तो वहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट जाने लगा धीरे धीरे। जो बैंक के पास इन्वेस्टमेंट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इंक्रीज, फंड इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड, और बॉन्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी। स्टार्टअप फंडिंग लाइनअप थी वो स्टॉप हो गई। ऐसा हुआ कि जो स्टार्टअप ने पैसा उठाने के लिए, फंडिंग के लिए लाइनअप कर रखा था अपने को, जिन स्टार्टअप का पैसा बैंक में इन्वेस्ट था, उन्होंने बाहर से फंडिंग उठाने के लिए लाइनअप करा हुआ था और अपना डिपॉजिट यहाँ रखा हुआ था बैंक में। जब उन्हें बाहर से फंडिंग मिल नहीं पाई तो उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया जो बैंक में उनका डिपॉजिट था, सैलरी देने के लिए, रेगुलर खर्चों के लिए। तो यहाँ से फिर क्राइसिस स्टार्ट हुआ। एसवीपी बैंक स्टार्ट सेलिंग असेट टू ऑनर कस्टमर रिक्वेस्ट। बैंक ने क्या करा, कस्टमर की रिक्वेस्ट, चेक को क्लियर करने के लिए, जो भी उनकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट आ रही थी, अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू करे। बॉन्ड्स जो उन्होंने महंगे खरीदे थे अब सस्ते बिक रहे थे। तो जो बॉन्ड परचेज थे पहले जो खरीदे गए थे वो लगभग $2 मिलियन के नुकसान में बेचे गए। जैसे कि आपने इंडिया में देखा होगा, बैंकों में सॉवरेन गारंटी 5 लाख रुपए तक होती है। यदि आपका किसी भी बैंक में खाता है और बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी गवर्नमेंट आपको देती है, यदि वो बैंक अप्रूवल के बाद में चलता है, जैसे गवर्नमेंट की। ऐसी यूएस में $2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक इंश्योरेंस करता है उनका, यानी कि यूएस फेडरल या जो भी आप कहें वहाँ की गवर्नमेंट की जो रेगुलेटर्स हैं वो उसको अप्रूव करते हैं। तो वहाँ पे 2.5 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, जो इंडिया में 5 लाख रुपए है। तो कंपनीज और एचएनआई को ये लगा कि यदि बैंक पैसे देने में डिले कर रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे $2.5 लाख को छोड़ के ऊपर की मनी को विड्रॉ किया जा सकता है इस बैंक से। इससे फिर रिपल इफेक्ट शुरू हुआ। बैंक पहले से ही अपने एसेट लॉस में बेच के विड्रॉ कर रहा था मनी, मतलब दे रहा था कस्टमर्स को, और उसके बाद में जब और विड्रॉल की रिक्वेस्ट आने लगी तो वहाँ से सेल ऑफ देखा गया। बैंक ने एसेट सेल ऑफ करे और $42 मिलियन के विड्रॉल रिक्वेस्ट एक दिन में आ गए। $175 बैंक के पास में डिपॉजिट थे, टोटल $175 बिलियन, और वहाँ पे $2 बिलियन के लॉस में बैंक ने बेचे सारे एसेट और विड्रॉल रिक्वेस्ट पूरी करी। उसके बाद में बैंक ने अपने को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा, वहाँ पे उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई एसेट से। दे ट्राइड टू रेज फंड 2 डेज। एसवीपी बैंक ने 2 दिनों तक ट्राई करा अदर बैंकों से और अदर इन्वेस्टर से पैसे रेज करने के लिए, जिससे कि वो अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट को पूरा कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद में बैंक के रेगुलेटर आए और उन्होंने बैंक को बंद कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये था एक समरी। अब हम चलते हैं साइड पे कि न्यूज़ क्या क्या फ्लैश हो रही है। तो देखिए,
ये इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी मार्केट में। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, बिगेस्ट बैंकिंग फेलियर सिंस 2008। तो यहाँ पे आईटी स्टार्टअप फर्म का जो पैसा था वो बैंक में इन्वेस्ट था, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट हुआ, बॉन्ड में लॉस के साथ बेचे गए और बैंक इंसॉल्वेंसी के कगार पे यहाँ पे अब आ चुका है। तो यदि आप पढ़ेंगे FDIC हैज़ क्रिएटेड अ न्यू बैंक, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा, विच विल नाउ होल्ड ऑल द असेट ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। तो इसे नए बैंक के साथ में मर्ज करने की बातें चल रही हैं अब, वहाँ पे वो उसके ऑपरेशन वगैरह मंडे से। एश्योरिंग द डिपॉजिटर, FDIC says that they will have full access to their insured deposit। insured deposit कितना है? $2.5 लाख। आफ्टर ऑल द ब्रांचेज ऑफ द बैंक ओपन ऑन मंडे मॉर्निंग, कल खोल दी जाएंगी बैंक की सभी ब्रांचें। फाइनेंशियल बॉडी आल्सो सेड दैट चेक ऑफ द ओल्ड बैंक वुड ऑल्सो बी ऑनर्ड। SVP के चेक भी हम यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। तो ये थी न्यूज़। अब इसका इफेक्ट और जगह भी देखने के लिए मिल रहा है। एक और न्यूज़ है, देखिए ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, 16 लार्जेस्ट बैंक है, $175 बिलियन की असेट है यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब इससे हमें क्या इफेक्ट हो रहा है? तो यदि आप देखेंगे BQ प्राइम की रिपोर्ट है, यदि आपने दिसंबर में इसके बारे में पढ़ा होगा, BQ प्राइम आप पढ़ सकते हैं यहाँ से वेबसाइट, ये कोई प्रमोशन ऐड नहीं है। BQ प्राइम पावर्ड बाय ब्लूमबर्ग की वेबसाइट है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं। हाउ 2022 बिकम द ईयर ऑफ राइजिंग क्रेडिट ग्रोथ। तो इंडिया में अभी भी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक ऊपर चल रही है, यहाँ से ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और NPA भी यहाँ पे कम है। तो इफेक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं आएगा इंडिया में भी, लेकिन उतना इफेक्ट जितना कि लोग बोल रहे हैं कोलैप्स हो जाएगा ये, इतना मुझे नहीं लगता कि आएगा। यदि हम निफ्टी 500 का चार्ट भी देखें और फ्राइडे के दिन का सेशन हम देखें तो ज़रूर हम यहाँ से ड्रॉप डाउन हुए हैं काफ़ी अच्छे से। देखें तो 14,800 से हम नीचे 14,590 तक, लेकिन फिर से ये कैंडल जो है देखिए बुलिश सपोर्ट के पास में बुलिश हैमर टाइप का यहाँ पे बना है। अब हम चलते हैं निफ्टी पे सीधे और बैंक निफ्टी पे। देखिए पहले बाहर के बाज़ारों की बात करें जो ज़्यादा हिट हो रहे हैं। डाउ जोन्स यदि आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में 3-4 दिन से सेलिंग चल रही है जब से न्यूज़ आउट हुई है। नैस्डैक देख लीजिए, नैस्डैक में भी सेम सेलिंग चल रही है और यहाँ पे अब सपोर्ट टूटते हुए दिख रहे हैं, नीचे की तरफ और आ सकता है बाजार। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में निफ्टी देख लेते हैं। देखिए हमें अपने बाज़ारों पे फोकस बना के रखना चाहिए। बाहर दुनिया में बहुत सारी न्यूज़ चलती हैं, रशिया की न्यूज़ आई, उसके बाद भी मार्केट में देखने के लिए आया, नीचे आ रही है मार्केट, लेकिन कितने नीचे आए हम आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये सब शुरू हुआ था। यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए वीकली में यदि आप सही से मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे थे हम रशिया वाली न्यूज़ से पहले 18,200 पे, सब कुछ हो गया, युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, 15,200 का हमने लो लगाया और फिर से हम 18,600 के आसपास, अब 17,400 के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऑल्दो मार्केट लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब तक हम 18,200, 250, 300 ये वाली रेंज के ऊपर नहीं क्लोज करेंगे हम नए हाई नहीं देखने के लिए मिलेंगे और मार्केट एक लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रही है। आपने देखा होगा मार्केट ऊपर गई फिर नीचे, ऊपर गई फिर नीचे, पिछले लो को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हम देखिए यहाँ से फिर से सेल ऑफ में आ गए, तो अब हमें देखना है कि यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हम कितना ऊपर यहाँ से जा पाते हैं। जब तक हम 18,300 के ऊपर नहीं आएंगे लॉन्ग टर्म रैली अभी तक बाज़ार में देखने के लिए नहीं मिलेगी। सेल ऑफ कंटिन्यू चल रहा है, तो नीचे में यदि लो ब्रेक होते हैं 17,200 के नीचे के, तो हम नीचे में 16,800 या उससे नीचे के लेवल भी देख सकते हैं। ये निफ्टी पे बात है। अब यदि बैंक निफ्टी देखते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में एक बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे गैप बन गया चार्ट पे। फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन खुले हम और नीचे से नीचे यहाँ पे जाते रहे, लेकिन वहाँ पे भी लास्ट के कुछ सेशन में हमने थोड़ी सी 185 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो अब आने वाले वीक में हमें देखना होगा क्या हम 39,800 के लेवल को ब्रेक करते हैं नीचे में, तो हम और नीचे में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 38,400 तक। और यदि यहाँ कहीं कंसोलिडेट होते हैं तो फिर हम ऊपर की तरफ में देख पाएंगे। तो रेंज बाउंड कारोबार मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर से देखने के लिए मिलेगा और मार्केट जब तक रेंज बाउंड रहेंगे, जब तक बार बार यील्ड का और इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे और ये कंसोलिडेट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बस सेल ऑफ नहीं आना चाहिए बहुत ज़्यादा। यदि सेल ऑफ आता है तो नीचे में फिर सपोर्ट काम करने चाहिए और इन सपोर्टों से मार्केट जो है ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। हमारे पास में यदि सपोर्ट की बात करें तो 38,400 के आसपास सपोर्ट है और ये पूरा नीचे का सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है कि मेनली इस वीक मार्केट इसी रेंज में रहेगा, 39,500 से लेकर 41,700। और यदि रेंज ब्रेक करते हैं हम तो नीचे में हम 38,400 तक भी
डाउन आ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक में आपने देखा होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करे थे, कुछ स्टॉक वेक्टर फूड था, ओलेक्ट्रा था, तो उस तरीके के स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पोर्टफोलियो में और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यदि हम देखें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसको हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस करा है, स्टॉक को मल्टीपल टाइम डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर में ऑल हमारे चैनल पे, लेकिन फिर से हम इसको कवर कर रहे हैं। देखिए स्टॉक यहाँ कहीं पहली बार कवर करा गया था वीडियो में जब ये ब्रेकआउट आ रहा था 255 रुपये के आसपास का, इसका ब्रेकआउट का लेवल डिस्कस करा गया था चार्ट पे। ये 255 के ब्रेकआउट में 900 रुपये तक गया और ये फिर से रीटेस्ट के लिए यहाँ आया था। जब ये रीटेस्ट पे आ रहा था, जब भी हमने इसको दोबारा से कवर करा कि ये रीटेस्ट पे आ रहा है, हम इसमें देख सकते हैं जिस तरीके की बुलिश कैंडल देखने के लिए मिली है, हो सकता है ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल पड़े और वही देखने के लिए मिला है। यदि इस वीक के आप मूवमेंट देखेंगे, क्या ज़बरदस्त मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है। ऑल्दो अब थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा है 750 के आसपास का, लेकिन हम देखें तो कितनी बढ़िया मूवमेंट यहाँ से देखने के लिए मिली है। हमने इसको यहीं कहीं आइडेंटिफाई कर लिया था 470 के आसपास, और ये स्टॉक 540 से दोबारा 470 के आने के बाद में अब 700 रुपये के लेवल यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो पुराना पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है 200 रुपये के आसपास का, वो अभी भी 3 गुने के आसपास है, और जो यहाँ पे कहीं बुक करा गया था उसमें दोबारा से ऐड कर ली गई होगी क्वांटिटी जब हमने इसको अपने चार्ट्स में अपडेट करा था। तो ये होती है इन्वेस्टिंग की पावर। आपको एक व्यू के साथ में बने रहना होता है और नंबर को ट्रैक करना होता है कि कहाँ पे कंपनी क्या कर रही है। वेक्टर फूड का चार्ट भी हमने पहले अपडेट करा था, जब यहाँ पे कहीं है 2-3 वीक पहले ये ब्रेकआउट देने के लिए 400 रुपये के आसपास था। अब ये 562 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। 2-3 वीक कंसोलिडेट होने के बाद में अब ये फिर से चल पड़ा है और अब इसके टारगेट 600 रुपये के आसपास के ये फाइनल टारगेट रहेंगे। वहाँ पे स्टॉक दोबारा से कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो ये नई तेज़ी यहाँ से दिखा सकता है। इसमें भी सेम चार्ट में ब्रेकआउट था, यहाँ पे हमने डिस्कस करा था इसको इस लेवल के आसपास। ये रीटेस्ट के बाद में दोबारा से भागा है। अब जो ऑलरेडी डिस्कस करे हुए स्टॉक हैं वही हमें रिसर्च करने हैं, क्योंकि नई कंपनियाँ कोई भी मूवमेंट दे नहीं रही हैं, नई कंपनियाँ आ नहीं रही हैं स्कैनर में, और फाइनेंशियल भी बहुत सारी कंपनियों के ख़राब हो रहे हैं इंटरेस्ट के बर्डन की वजह से। ऑल्दो वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन जहाँ कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं उनमें हम कवर कर सकते हैं। तो ऐसी एक कंपनी हमने कवर करी थी GK वायर्स। यहाँ पे हमने जब रीटेस्ट पे ये देखिए, इसको अभी रिसेंटली कवर करा था 100 रुपये के आसपास। उसके बाद में स्टॉक ने 145 के लेवल दिखाए, रीटेस्ट हुआ 115 पे, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें, और 115 के बाद में स्टॉक दोबारा से 150 रुपये हो चुका है। तो इसमें लगभग 50% के टारगेट यहाँ पे पूरे हो गए हैं। यदि फर्दर अपसाइड के लिए आप रखना चाहें तो स्टॉक को रख सकते हैं। ऑल्दो 100 रुपये का स्टॉक 145 रुपये चल रहा है, 150 रुपये के लेवल ये दिखा चुका है। अभी भी तेज़ी की उम्मीद इसमें बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पे मोमेंटम है। स्टॉप लॉस की बात करें तो इसमें नीचे में हम 120 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अब एक और नया चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑल्दो उसको पहले भी कवर करा है अपनी वीडियो में, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये धूम मचाने वाला लग रहा है। देखिए, यदि हम मंथली का चार्ट खोलते हैं तो मंथली के चार्ट पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपनी एक अप ट्रेंड में चल रही है। 2013 से 80 रुपये का स्टॉक 500-600 रुपये अब हो चुका है। कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, वो फाइनेंशियली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनर पे जाके फाइनेंशियल हमने वहाँ पे कवर करे थे। लेकिन हमने इसका ब्रेकआउट भी कवर करा था अपनी वीडियो में, जो कि ब्रेकआउट का लेवल था 530 के आसपास। उसमें हमने स्टॉप लॉस भी दिया था, जो कि स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है 340 रुपये का। अब देखिए चार्ट पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। पहले मंथ से हम इसे वीकली में ले जाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मूवमेंट बड़ा देखने के लिए मिले। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक नीचे आया। 530 रुपये का जो ब्रेकआउट था उसने लो लगाया 480 रुपये का। तो देखिए आप डाउन साइड जो है केवल 50 रुपये की, यानी 10% के आसपास की से भी कम डाउन साइड यहाँ पे देखने के लिए मिली, और स्टॉक फर्दर रैली लेके यहाँ से ऊपर आ गया इन सभी लेवल से। अब ये मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है कल्पतरु पावर में। और यदि टारगेट की बात करें टेक्निकल के हिसाब से, तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट आते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं 180 रुपये से। यदि हम रेंज कैलकुलेशन मेथड से निकालें, ये कंसोलिडेट हो रहा है 2018 से। अब लगभग 5 साल हो गए हैं इसके कंसोलिडेशन को। और अब कंसोलिडेशन इसका वनवास यदि ये ख़त्म होता है यहाँ से, तो ये स्टॉक हमें 900 रुपये तक के लेवल भी यहाँ से दिखा सकता है। अब यदि फाइनेंशियल की बात करें तो स्क्रीनर पे चलते हैं। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन कंपनी का नाम है, 9400 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू किस तरह से कंपनी का 7400
10,000, 12, 13, 15 और अब 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे 9% के आसपास के हैं और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 400 करोड़ रुपए का है। ऑल्दो कंपनी बॉटम लाइन में उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है जितने अच्छे से रिवेन्यू फ्रंट लाइन में ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 9% के आसपास अभी चल रहा है। डेप्रिसिएशन हम देखेंगे तो डेप्रिसिएशन में काफ़ी इंक्रीज देखने के लिए मिला है, 400 करोड़ रुपए के आसपास का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन काफ़ी है क्योंकि कंपनी फिक्स्ड एसेट में काफ़ी खर्चा कर रही है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 200 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो आपको जाते हुए दिखेगा। प्रमोटर के पास में 47% शेयर होल्डिंग है और जो कि 54% थी, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंटर है। थीसिस में यदि हम देखें FII के पास में 5% के आसपास स्टेक है, DII के पास में 38% के आसपास स्टेक है, पब्लिक के पास में 8% है। तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे 12% के आसपास बढ़ गई है और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग 7% के आसपास घट गई है और पब्लिक की होल्डिंग 8% घटी हुई है। तो पब्लिक बाहर हो गई है, प्रमोटर आउट हो गए हैं, म्यूचुअल फंड के पास में चला गया स्टेक, FII आउट हो गए। अब म्यूचुअल फंड में आप यदि देखेंगे तो किस म्यूचुअल फंड पे गया है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में गया है पैसा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है, ICICI प्रूडेंशियल, वैल्यू डिस्कवरी, SBI स्मॉल कैप। तो इन सब ने इस स्टॉक को कवर करा है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ऑल्दो यहाँ पे यदि अब स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रहेगा 500 यानी 15% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 480 के नीचे अब ये स्टॉक मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए यदि इसको फर्दर अपसाइड मोमेंटम लेना है। तो इस स्टॉक को आप अपनी ट्रैक शीट में डाल सकते हैं और इस स्टॉक के मूवमेंट को देख सकते हैं। ये प्योरली एक टेक्निकल चार्ट पर हमारा व्यू है, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन की राय नहीं है। अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।